ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म प्रसंग के अंतर्गत राजा के द्वारा राज्य का योगक्षेम किस प्रकार से किया जाए, इस पर महर्षि मनु जी क्या कहते हैं, क्या नीति नियम निर्धारित करते हैं, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या है 99। अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धेत चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षेपेत। राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त का प्रयत्न से रक्षा, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म का प्रचार, विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावें। तो योगक्षेम का क्या अर्थ है? अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण और रक्षण की वृद्धि को योगक्षेम कहते हैं। राज्य का योगक्षेम किस प्रकार से रहे, उसके संबंध में यहाँ पर नीतिकार ने बताया है। कुछ 3-4 श्लोक हैं जो योगक्षेम को कहते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। और एतत् चतुर्विधम विद्यात् पुरुषार्थ प्रयोजनम अस्य नित्यम अनुष्ठानम सम्यक कुर्याद अतंद्रितः। तो यह जो पूर्वोक्त 4 प्रकार का जो पुरुषार्थ बताया है, तो राज्य के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य समझना चाहिए। राजा आलस रहित होकर के इस उद्देश्य को पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। किस उद्देश्य को? कि राज्य का योगक्षेम बना रहे। अलब्धम इच्छेन दंडेन लब्धम रक्षेद अवेक्षया रक्षितम वर्धेत वृद्धया वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। राजा अलब्धम दंडेन इक्षेत, अप्राप्त राज्य और धन आदि प्राप्ति की इच्छा दंड से शत्रु राजा पर कर लगाकर अथवा युद्ध के द्वारा करे। लब्धम अवेक्षया रक्षित, प्राप्त राज्य और धन आदि की सावधानी पूर्वक रक्षा करे, उसका निरीक्षण करे। रक्षितम वृद्धया वर्धेत, रक्षित किए हुए को वृद्धि के उपायों से बढ़ावें। और वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत, बढ़ाए हुए धन को सुपात्रों और जनहितकारी कार्यों में लगावे। तो तीनों श्लोकों को अब हम पढ़ते हैं। तो पहले इसकी भूमिका समझ लेते हैं। भूमिका में क्या कहा गया कि जब राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जाता है, आक्रमण कब करता है? तब करता है जब शाम दान और भेद से काम नहीं चलता, तब अंतिम प्रयोग होता है दंड। तो दंड के स्वरूप जब आक्रमण किया जाता है, राजा के साथ सेनापति, मात्य, मंत्री आदि जो लोग हैं, सैनिक जो लोग हैं, वो जब युद्ध करते हैं, रथी महारथी जो लोग होते हैं, तो वो केवल इसलिए युद्ध नहीं करते कि उनको उसकी पगार मिलती है, पैसा मिलता है। वो इसलिए भी युद्ध करते हैं क्योंकि उन्हें अपने राष्ट्रभूमि की, मातृभूमि की रक्षा करनी है। पर यहाँ पर एक तीसरी चीज़ है पारितोषिक। जब युद्ध होता है, दूसरे राज्य पर जब विजय होती है, तो बहुत सारा जो संसाधन है वह भी समान रूप से उनमें बांट दिया जाता है यथा योग्य। जैसे सैनिक की योग्यता होती है, सेनापति की योग्यता होती है, या जिसने अधिक पुरुषार्थ किया है, अधिक पराक्रम जिसने दिखाया है, उसको वहाँ पर राजा के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। जैसे कि बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा बुलाई थी और जिन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने में श्री रामचंद्र जी का सहयोग दिया था, तो श्री रामचंद्र जी ने उन सबको क्या किया? राज्यसभा में सम्मानित किया। और अंत में एक उपमा दी गई कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया? जो ना होता तो हमारे काम ना बनते। तो महावीर शब्द की जो उपमा है वो हनुमान जी को दी गई। और जिन्होंने ज़्यादा सहयोग किया, अलग अलग प्रकार से सहयोग किया, उनको धन आदि दिया गया। महाभारत युद्ध भी जब हम देखते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों को
पारितोषिक रूप से दिया जाता है। जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं उनके परिवारों को भरण पोषण के लिए पर्याप्त दिया जाता है। कईयों को सैनिक दिए जाते हैं, गाय दी जाते हैं, हाथी घोड़े दी जाते हैं, भूमि दी जाती है, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। जो अपने पक्ष से युद्ध करते करते जो मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उसके परिवार को पर्याप्त एक भरण पोषण की व्यवस्था और उसके परिवार का लालन पालन जब तक वो परिवार समर्थ नहीं होता तब तक राजा करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती थीं। तो वो भी कॉम्पनसेशन जिसे कहते हैं या पारितोषिक जिसे कहते हैं वह मिलता था। इसलिए युद्ध में लोग उत्साह के साथ जाते थे कि अगर जीत गए तो क्या होगा, जीत गए तो वही है, राज्य का सुख मिलेगा, और अगर ना जीत सके तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी कि हम वीरगति को प्राप्त हुए। और परिवार की चिंता तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार का योगक्षेम राजा के द्वारा करनी है। यदि हमारे राजा ने हमारे परिवार का योगक्षेम नहीं किया और हमारा राजा भी हार गया तो जो विपक्षी राजा, वो विपक्षी राजा भी परिवार का योगक्षेम करे। क्योंकि पॉलिसी यही है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, चाहे वो शत्रु पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मित्र पक्ष के हों, अगर वो अनाथ हो रहे हैं तो राजा के द्वारा वह रक्षणीय है। चाहे इस पक्ष का राजा हो या विपक्ष का राजा हो, राजा के द्वारा वह रक्षणीय, पालनीय। तो इतनी सुंदर नीतियाँ हुआ करती थीं। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रसंग देखे ही हैं। जैसे राजसूय यज्ञ में देखा, अंत में ये भी देखा गया कि दुर्योधन की जो बहन थी जयद्रथ की पत्नी, तो जब जयद्रथ को मारा गया था तो जयद्रथ का जो बेटा है बाद में राजसूय यज्ञ जब होता, अश्वमेध जब यज्ञ होता है तो उसके घोड़े को रोकने आते हैं। तो कहते हैं बेटा तू हमारा तो भांजा है, तू हमसे क्यों युद्ध करता है? उसने कहा कि तुमने हमारे पिता को मारा है तो हम तो तुमसे युद्ध करेंगे। उसने कहा कर ले। तो हालत इतनी हो गई कि बच्चे को प्राण बचाना मुश्किल पड़ गए थे। तो बहन आती है बीच में, वो कहती है कि भाई क्षमा कर दो, बालक है, तुम्हारा भांजा है। तो उसे क्षमा किया जाता है, पर्याप्त धन भी देते हैं और भूमि भी देते हैं। जब युद्ध समाप्ति हो जाती है और श्री कृष्ण जी का बहुत सारा वंश नाश हो जाता है तो राजा युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण के पक्ष के बहुत सारे लोगों को पर्याप्त प्रॉपर्टी अलवर में, जयपुर में, मेरठ में, गुड़गांव में जो आज के हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर्टी दी जाती है। हस्तिनापुर आते आते जो हस्तिनापुर की सीमा में है, क्योंकि आपके परिवार, आपने अपने परिवार को खो दिया, परिवार के भरण पोषणकर्ता को खो दिया है, तो हमारा दायित्व है कि आपका भरण पोषण करें। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा को क्या करना है, सदैव राज्य के योगक्षेम की चिंता करनी है। अलब्ध, अप्राप्त की प्राप्ति। क्या अप्राप्त है राजा को? राजा को भूमि कम पड़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, राजा को पानी की आवश्यकता है। आपके राज्य में पानी कम है, पड़ोसी राज्य में पानी अधिक है। राजा को चारागाह की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि गाय पशुधन अधिक है, लेकिन आपके यहाँ चारागाह कम है, पड़ोस के राज्य में है। तो क्या आवश्यकता पड़ रही है? या संसाधन की आवश्यकता है, विवाह की अपेक्षा है, कोई ना कोई कारण तो बनते हैं पड़ोस में युद्ध के। आज भी है, राज्यों में तकरार आज भी है। तो पहले आप ये देखो कि आपकी अप्राप्त क्या है। तो अप्राप्त के लिए क्या करेंगे? शाम, दान, भेद, इसके माध्यम से प्रयास करें कि वो मिल जाए। संधि कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आप हमसे ले लो, कुछ चीज़ें हम आपसे ले लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है, हाँ, संधि। तो ये नियम होता था। जब इससे बात नहीं चलती थी तो दान दे करके, यानी कुछ पैसा दे करके लेन देन कर लिया करते थे। इससे भी नहीं है तो कुछ दबा करके कर लेते थे। आज भी जो हमारी विदेश नीतियाँ हैं, व्यापार नीतियाँ, वो उसी के अंतर्गत हैं। जब तीनों से काम नहीं चलता तो फिर अंत में दंड का प्रयोग है। तो दंड के माध्यम से जो चीज़ आपको प्राप्त करने योग्य है आपके राज्य की वृद्धि के लिए, वो आप करेंगे। अब जैसे आप इस राज्य के राजा हैं, जैसे हम उत्कल प्रांत में बैठे हैं, तो उत्कल प्रांत के राजा को मान लीजिए आंध्र प्रदेश का कुछ भाग चाहिए और आंध्र प्रदेश के राजा को उत्कल का कुछ भाग चाहिए। दोनों की ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। अब ज़मीन किसके पास आएगी? जिसके पास बाहुबल होगा उसी के पास ज़मीन आएगी। तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। आपको अपना राज्य विस्तार तो करना है। चीन कैसा है? विस्तारवादी देश है। उसने कई सारे देशों को अपने आप में समेट लिया। चीन अपने आप में एक बाढ़ है। इस्लाम कैसी है? अपने आप में एक बाढ़ है जिसने कई देशों को अपने रंग में रंग दिया है। क्रिश्चियनिटी बीच में कैसी थी? अपने आप में एक बाढ़ थी। एक छोटे से वर्किंगहम पैलेस से निकलती है और वहाँ से निकल करके आधी दुनिया पर जा कर के वो कब्जा कर लेते हैं।
कब्जा कर लेते हैं। तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है। अब अप्राप्त की प्राप्ति तो कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा काम है प्राप्ति का रक्षण। उसको मेंटेन करना सबसे कठिन है। आप जीत तो सकते हैं युद्ध में, लेकिन मेंटेन करना यानी पालन करना, उसकी व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो कुशल होगा, राजा कुशल होगा, जिसके अमात्य यानी मंत्री कैबिनेट जिसके कुशल होंगे, लोग जिसके कुशल होंगे, वहाँ की विद्या का स्तर बहुत अच्छा होगा, राजनीति बहुत अच्छी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर अच्छा होगा, नीतियाँ पॉलिसियाँ जिनकी अच्छी होंगी, वही क्या करेंगे, प्राप्ति का रक्षण कर सकते हैं। तो राजा को अप्राप्त की प्राप्ति से ज़्यादा जो प्राप्त है उसके रक्षण पर फोकस करना है कि इसको कैसे मेंटेन करना है। और जो रक्षण हो गया है, तो रक्षण जो है एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो उसकी वृद्धि कैसे हो, उसमें गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो, कैसे विकास हो, उस पर राजा को पूरा का पूरा फोकस करना है। अब वृद्धि क्यों करना है? वृद्धि का हेतु ये है राज्य अक्षुण्ण बना रहे, राज्य की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे। तो वृद्धि जो तीसरी चीज है वो वैसे ही है, देव पूजा संगतिकरण दान। देव पूजा से क्या हो रहा है? अप्राप्त की प्राप्ति हो रही है। संगतिकरण से क्या हो रहा है? प्राप्ति की रक्षण हो रही है। और दान से क्या हो रहा है? वो वृद्धि हो रही है, क्योंकि दान देने से विकास होता है, ह्रास नहीं होता। हमारी चीज़ों का विकास बढ़ता है, विद्या होती है हमारे पास, बढ़ती चली जाती है, धन होता है, देते हैं तो दरिद्रता घटती है, उदारता बढ़ती है। तो बहुत सारी चीज़ों का, गुणों का विकास होता है दान में। तो अभिवृद्धि कैसे होगी? वो अभिवृद्धि के लिए ऋषि दयानंद जी ने लिखा कि धन को वेद विद्या के प्रचार में लगावें, धर्म के प्रचार में लगावें, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लगावें, वेद मार्ग उपदेशकों के लिए लगावें, असमर्थ और अनार्थों के सहयोग के लिए लगावें। वृद्धि तभी होगी जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा अच्छी होगी, जहाँ पर एजुकेशन पर बहुत अच्छा बल दिया जाता होगा और जो शिक्षार्थी हैं उनको आगे पर्याप्त प्रमोशन, बेरोजगार नहीं है। आपने शिक्षा अच्छी दे दी, कमाई शिक्षा दे दी, कमाई करने की शिक्षा दे दी, लेकिन कमाई कैसे करें? कमाई के साधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और वो एजुकेटेड लोग क्या काम करेंगे? जो सड़क छाप लोग काम करते हैं वो करेंगे, और फिर उनमें अधर्म व्यापेगा। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद सही तरीके से अपना भरण पोषण, जीवन यापन नहीं कर पाएगा, अपना परिवार नहीं चला पाएगा, तो सीधी सी बात है वह गलत तरीकों को अपनाएगा। और जब गलत तरीकों को अपनाएगा तो समाज में अपने आप अराजकता व्यापेगी। तो अगर शिक्षा के माध्यम से सही तरीके से आजीविका हो जाएगी तो समाज में अराजकता नहीं आएगी, यानी चोरी, व्यभिचार, डांका, लूट खसोट, छल कपट, इसकी टोपी उसके सारे जो चलती है, ये सारे काम बिल्कुल नहीं होंगे। जब सबको रोजगार मिल ही रहा है शिक्षा के अनुसार, तो ये बड़ा काम है अपने राज्य को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कि विद्या पर प्रॉपर फोकस हो। जीवन जीने की विद्या और जीवन चलाने की जो विद्या है वो बहुत अच्छे से हो, और दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म उनके पास हों। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उस फील्ड में वो चाहिए, उनसे ही तो इंस्पिरेशन मिलेगा। जिन्होंने विद्या प्राप्त की और उनके जीवन को देख रहे हैं कि वो जीना जानते हैं, तो उससे विद्या फलवती होगी, इंस्पायर होंगे कि देखो जीवन तो इनका है, ये व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं आते। जैसे श्री रामचंद्र जी के विषय में क्या कहा जाता है कि धैर्य था, यानी अधिकार और कर्तव्य का चुनाव आया उनके जीवन में, तो उन्होंने किसको चुना? कर्तव्य को चुना, अधिकार को नहीं चुना। तो वहाँ पर समझ में आया कि इनके पास जो विद्या है वो जीवन जीने की है, जीवन चलाने की नहीं है। जीवन चलाने की विद्या होती है अपना उल्लू सीधा करना। ये इनके इन प्रकार अपना उल्लू सीधा करना, अपना पैसा कमाना, अपना पेट भरना, ये जीवन चलाने वाली विद्या है। तो ये सारी चीज़ें वो रखें, वेद मार्ग के जो उपदेशक हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्थाएं करें, क्योंकि राज्य में शांति, समन्वय, सामंजस्य, सद्विचार की अभिवृद्धि केवल वेद से हो सकती है। इसलिए राजा को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और जो असमर्थ हैं, अनाथ हैं, उनका तो नामो निशान नहीं होना चाहिए राज्य में। अगर तुम्हारे राज्य में अनाथों की संख्या बढ़ गई, असमर्थों की संख्या बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा राज्य फेल है। इसलिए असमर्थ को समर्थ बना दो और अनाथ को सनाथ कर दो। भिखारी नहीं दिखने चाहिए राज्य में, गरीब लोग नहीं दिखने चाहिए, चोर नहीं दिखने चाहिए। इसी से आपके राज्य की समृद्धि दिखाई देगी।
मैं ज़्यादा राज्यों में तो नहीं घूमा, पर जैसे 14-15 राज्यों में घुमा हूँ, तो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस गुजरात का रहा है। गुजराती व्यक्ति चोर नहीं मिलेगा, फुटपाथ पे भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देता। जितना भी हमने घूमा, उत्तर गुजरात घूमा, मध्य गुजरात, पश्चिम की ओर, सौराष्ट्र की ओर गए, काठियावाड़ की ओर गए, कच्छ की ओर गए, एक कोई गुजराती भीख मांग रहा हो ऐसा देखने को नहीं आया, या बाबा बन गया हो उस प्रकार से फटीचर टाइप का, ऐसा नहीं है। वो बाहरी व्यक्ति होगा। उससे क्या पता चलता है कि यहाँ का अर्थ ठीक है, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है। तो हमारे कई राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम बहुत अच्छे हैं, यानी वो राजतंत्र अच्छा है। आचार्य प्रियसी अभी एक संस्मरण सुना रहे थे कि भाई 7 किलोमीटर की यात्रा मेरी 10 रुपये में हो गई बंगाल के अंदर। बोले कितनी दुरावस्था है। अब 10 रुपये में 7 किलोमीटर की यात्रा कैसे हो सकती है? टैक्सी वाला, इतनी गरीबी है, मतलब उनका इनकम सोर्स इतना डाउन है, लोग बहुत कम में जी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं बस, लेकिन ग्रोथ नहीं है, पैसा जाम है वहाँ पर, हालत ख़राब है। तो अपने संस्मरण सुना रहे थे, यानी राजा गड़बड़ है। राजा जहाँ पर अच्छा होगा, यानी जिस राज्य का मंत्री अच्छा होगा, वो राज्य अपने आप ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। तो ये है राज्य की अभिवृद्धि। अपने राज्य में अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण, रक्षण की वृद्धि। आपके राज्य में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है, कौन सी कंपनियां नहीं आई हैं, कैसे उद्योग धंधे आपको खोलने हैं जिससे आपके राज्य की जनता को आर्थिक लाभ मिले, और जो बेसिक नीड है, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, वो मिल जाए, बिजली, पानी, सड़क सुलभता से मिल जाए। तो अप्राप्त की प्राप्ति ये पहला काम है आपका। अब अप्राप्त की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन तुम लुटेरे हो। तुम्हारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, सचिव हैं, अन्य लोग हैं, वो लुटेरे टाइप के हैं। तो वो जो प्राप्ति का रक्षण नहीं हो सकता कभी भी। योजनाएं आई केंद्र से करोड़ों की, आपके राज्य को मिली, आपके राज्य को स्पेशल दर्जा मिल गया, करोड़ों की योजना मिली, लेकिन कागज पर योजनाएं पूरी हो गई, धरातल पर वो काम नहीं हो पाया, प्राप्ति का रक्षण नहीं हो पाया। स्कीमें आई, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, चला गया, सारी की सारी स्कीमें आकर के चली गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यह अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण और रक्षण की वृद्धि। रक्षण की वृद्धि क्या है कि अब आपको लोन ना लेना पड़े। आपने पहले किसी से संधि कर ली, निकटवर्ती राज्य से संधि कर ली, या अंतर्राष्ट्रीय किसी एजेंसी, कंपनी से आपने संधि कर ली, तो अप्राप्त की प्राप्ति आपने करा ली, प्राप्ति का रक्षण कर लिया। रक्षण की वृद्धि करना है, नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा, आप पर फिर मनमाना टैक्स लगाया जाएगा, आपके अंदर राज्य में आपको टॉर्चर, प्रेशराइज किया जाएगा कि आप ये खदानें हमें दे दो। झारखंड बिक गया ना पूरा, आप हमें खदानें दे दो, आपके जो नेचुरल प्राकृतिक स्रोत हैं वो हमें दे दो। क्यों? आपने पैसा वापस नहीं किया, तो हम अपनी ये एजेंसी लगाएंगे, ये कंपनी लगाएंगे। तो जिस राज्य की ये पॉलिसी नहीं होती कि प्राप्ति का रक्षण, रक्षण की वृद्धि करनी है, वो राज्य घाटे में चला जाता है। तो राजा को ये ध्यान देना है कि प्राप्ति का रक्षण भी करना है और रक्षण की वृद्धि भी करनी है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दंड से और प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके रक्षित राज्य और धन को व्यापार और ब्याज से बढ़ा सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या और सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करें। तो इसका काम है, और ये जो नियम है सब पर लागू होता है। प्रधान पर, जो गांव का सरपंच है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, महापौर है, विधायक है, सांसद है, सीएम है, पीएम है, ये नियम सब पर लागू होते हैं। क्योंकि सबका राज्य छोटा है। गांव का जो प्रधान है, सरपंच है, उसका राज्य उसका गांव है, उस गांव में उसे अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण, रक्षण की वृद्धि करनी है। लेकिन जनपद पंचायत का उसका बड़ा है, जिला पंचायत वाले का ज़्यादा बड़ा है, नगर पालिका का ज़्यादा बड़ा है दायरा, फिर विधायक का और सांसद का और बड़ा होता है, और सांसदों से बड़ा जो है सीएम का होता है, उसका पूरा राज्य ही होता है। तो सबके लिए यही पॉलिसी है। अगर आपको स्वयं को स्थिर रखना है और अपनी प्रजा का विकास करना है, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण, रक्षण की वृद्धि। तो ही आप न्याय कर पाओगे पद के साथ। नित्यम उद्यत दंडः स्यात् नित्यम विव्रत पौरुषः
नित्यम समृत संवार्यो नित्यम छिद्रानुसार्यै यरई। राजा नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, सदैव न्याय अनुसार दंड का प्रयोग करने में तत्पर रहे। नित्यम विवृत पौरुषः, सदैव युद्ध में पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे। नित्यम संवृत संवार्यः, सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखे। नित्यम अरे छिद्रानुसारी, सदैव शत्रु के छिद्रों कमियों को खोजता रहे और उन त्रुटियों को पाकर अवसर मिलते ही अपने राज्य को का हित जो है वह पूर्ण कर लेवे। तो इसमें जो पहली बात है, नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, दंडतः स्यात्, सदैव वो जो है न्याय के अनुसार दंड देने के लिए तैयार रहे, दंड का प्रयोग करने के लिए तैयार रहे। ये महत्वपूर्ण है। राजा ने या सीएम ने, विधायक ने, सांसद ने, पीएम ने कुछ योजनाएं अपने क्षेत्र में लागू कराई। अब वो खुद तो लागू नहीं करा सकता, वो नाबार्ड को देगा, एनजीओज को देगा, अलग अलग सेक्टर को देगा, पंचायत सेक्टर को देगा, कृषि डिपार्टमेंट को देगा, पीडब्ल्यूडी को देगा, पीएचडी को देगा। जिस जिस विभाग का काम होगा उस विभाग को वो काम देगा। अब वो विभाग उस काम को ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने वो योजना अपने राज्य में क्यों लाई, क्यों लेकर के आए? कमाने के लिए तो नहीं लाए, क्योंकि अप्राप्त है। हम चाहते हैं हमारे राज्य में ये चीज़ें हमारे पास है नहीं, शॉर्टेज है, तो अप्राप्त की प्राप्ति करा ली है। तो कोई ये ना कहे कि हमारे राज्य में ये सुविधा नहीं है। तो आपने बड़े ही भरोसे के साथ उसको किसी कैबिनेट मिनिस्टर, सचिव या आईपीएस या जो भी लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके सुपुर्द आपने योजना कर दी। अब आपको वॉच करना है, ताड़ना कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो न्याय अनुसार दंड दो। ये मत सोचो मेरी पार्टी का है, ये मत सोचो कि मैं यादव सीएम हूं और ये जो है कॉन्ट्रैक्टर वो यादव है। तो जाति लेकर के मत आओ, अपना गांव लेकर के मत आओ, अपनी पार्टी लेकर के मत आओ, न्याय दो। अब होता क्या है कि दोगलापन है। अब हम बीजेपी में हैं और बीजेपी वाला अगर काम ना करे तो हम चुप हो जाते हैं, और वही काम अगर कांग्रेस वाला कर दे तो हम रोडों पर जाम लगा देते हैं। मतलब हम गाएं तो संगीत और तुम गाओ तो मुजरा। हमारी पार्टी वाला व्यक्ति कर दे तो चुप, मुंह में दही जम जाएगा, और वही काम विपक्ष वाली पार्टी का कर दे तो हंगामा शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पक्षपातपूर्ण व्यवहार। चाहे राज्य में या देश में शासन बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, लेफ्ट का रहे, कम्युनिस्ट का रहे, इसका रहे, उसका रहे, जो भी, आवश्यकता है न्याय की। आपने कुछ योजनाएं अपने क्षेत्र में लागू कराई हैं तो उसको पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। न्याय अनुसार दंड आवश्यक है। अब अगर आप दंड नहीं दोगे और आपने लोगों से युद्ध नहीं किया, आपका एग्रेसिव नेचर नहीं है, तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं वो कभी भी आपसे नहीं डरेंगे। जब देख लिया जाएगा कि सीएम सॉफ्ट हार्ड है, पीएम सॉफ्ट हार्ड है, तो बताओ कैसी बात बनेगी। जब पता चल जाएगा वो तो हमारे मनमोहन है। अब मनमोहन होंगे तो मनमोहन तो मोह लिए जाएंगे, कैसे ही काम चलेगा। फिर तो वो गीत गाएंगे, जब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। कोई रुकने वाला नहीं, कोई टिकने वाला नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। जो दूसरी बात कही, सदैव युद्ध में पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार है। युद्ध है अपने लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ तो बाद का विषय है। अपने लोगों के साथ भी युद्ध है, आप उन्हें बता सकें। डिक्टेटरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी लीडरशिप भी और डिक्टेटरशिप भी। आपको अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। भाई अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको नाप लिया जाएगा अच्छे प्रकार से। तो ये सारी योजनाएं जो है राजा के अंदर होनी चाहिए। तो युद्ध में पराक्रम दिखाए, सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखें। हमारी मीडिया बड़ी दुष्ट मीडिया है। आजकल कितनी सुधर गई है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन पहले की जो मीडिया थी, शत्रु तक भेद पहुंचाने में नंबर 1 जो काम होता था वो मीडिया का होता था। पत्रकार भी इतने दुष्ट हैं, वो पूछते हैं अच्छा आपका बेटा मर गया, आपको कैसा लग रहा है। मतलब दुष्टता की हद पार है। मतलब एक सैनिक है, वो मर गया है, उसकी पत्नी रो रही है, उसकी छोटी बेटी है वो रो रही है वहाँ पर, और वहाँ पर आकर के रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपके पति मर गए, शहीद हो गए, आपको कैसा लग रहा है। कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। आपको कैसा लग रहा है तो ये समझ में नहीं आ रहा। तू पशु है क्या?
तो भी इंसान है ना। तो एक इंसान दूसरे इंसान की फीलिंग को क्यों नहीं समझता कि कैसा लग रहा है, पर नहीं उसे अपनी रोटियां चमकानी है, उसे ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा रिपोर्टर हूँ। तो ऐसा कॉमन सेंस नहीं है। दूसरा, इनके अंदर टीआरपी का रोना है। बोले पहले न्यूज़ हम दिखाएंगे। क्या न्यूज़ दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि कहाँ पर परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। भाई ये बात तुम्हें सार्वजनिक मंच पर बोलने की क्या ही आवश्यकता है? अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का नाश करने के लिए हमारे यहाँ कार्यकर हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सकारात्मक सूचनाएं राज्य में प्रवाहित करो। जो अच्छे समाचार हैं वो अच्छे समाचार आप समाज को दो, जो गलत घोटाले हो रहे हैं वो भी समाज को दो, लेकिन गुप्त सूचनाएं नहीं देना है। गुप्त सूचनाएं राज्य में पता नहीं चलना चाहिए। मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या बातचीत हुई है, इसका बाहर पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को पता चल जाएगा, यानी जो आपके देश के अगेंस्ट लोग हैं उनको पता चल जाएगा आप क्या पॉलिसियां लाने वाले हैं, क्या एजेंसियां आप बनाने वाले हैं, क्या आप नई नीतियां लेकर के आने वाले हैं। वो बाहर क्यों करते हो जाकर, आप सीधा इम्प्लीमेंट करो। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखें। अब आप अनाउंसमेंट करते हो। अब ये तो हमारे भारत की पॉलिसी ही नहीं है। हमारे भारत के जितने भी नीतिकार रहे, राजनीतिकार रहे, उनकी एक मान्यता रही कि सदैव कार्यों को गुप्त रखें, जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक प्रकट ना करें। लेकिन हमारी क्या आदत हो गई है, कार्य विचार में आया है और उसको लाल किले पे जाकर के पहले बोलेंगे। भाई आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। अब आप एक दूसरे पक्ष के लिए आश्चर्य करते हैं कि भाई इतनी भीड़ कैसे आ गई रोड पर, स्टेशन कैसे फूंक दिया गया, मॉब लिंचिंग कैसे हो गई, हॉस्पिटल कैसे तोड़ दिया गया। मतलब किसी मीडिया को पता नहीं है, किसी पुलिस को पता नहीं है, किसी को नहीं पता। और वो दीमकों और कॉकरोचों की जो भीड़ है वो अकाया को बढ़ गई, बाढ़ की तरह आ गई। पता चला कि उस जिले में, उस गांव में उतने लोग थे ही नहीं, लेकिन किसी विशेष समय पर और विशेष कार्य के लिए इतने संख्या में लोग आ गए। क्यों आ गए? आपको क्यों नहीं पता चला? वो तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वो अपनी नीतियों को गुप्त रखते हैं, कार्यों को गुप्त रखते हैं, उसका हल्ला नहीं मचाते, कभी भी नहीं। वो सीधा काम करके दिखाते हैं, और यही डर उनका हमारे अंदर व्याप्त है। आज इस हद तक हम लोग डरे हुए हैं कि एक व्यक्ति से भी टकराने से डरते हैं, भले ही वो एक व्यक्ति अकेला हो और हमारी संख्या अधिक हो। हमको ये डर लगता है पता नहीं कब बाढ़ की तरह कब प्रवेश कर जाएं, इतनी संख्या में आ जाएं। क्यों? वो पॉलिसी है कि अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को, अपने कार्यों को गुप्त रखो, सीधा इम्प्लीमेंट करो। तो वो इस नीति को पाल रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, मेवात के अंदर दंगे हुए, आपकी रामनवमी की यात्राएं होती हैं, दुर्गा सप्तशती के कार्यक्रम होते हैं, और गणेश पांडाल लगते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, दम से दंगे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता भीड़ कैसे आ गई। और फालतू में टारगेट कर दिया जाता है, किसी का स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है कि इसने जो है नबी की शान में गुस्ताखी की है। पता चला हज़ारों की संख्या में लोग आ गए, सर कलम कर दिया, और पुलिस अगर बचाने हैं तो स्टेशन फूंक दिया, थाना चौकी फूंक दी। कैसे? कार्य गुप्त है, नीतियाँ गुप्त हैं, अंदर ही अंदर काम करते हैं। और हमारी क्या आदत है, हम योजना बनाएंगे और योजना को पहले ही उजागर कर देंगे। क्यों उजागर करना? उजागर मत करो, गुप्त रखो। चौथी बात जो इसमें कही कि सदैव शत्रु के छिद्रों, कमियों को खोजता रहे, उनकी त्रुटियों को देखता रहे कि शत्रु की कमी क्या है, उसे देखें और उस पर काम करें। आचार्य चाणक्य का मत रहा है कि यदि शत्रु से विजय प्राप्त करनी है तो शत्रु से सीधा लड़ो मत, उसे फंसाते रहो, उसे अपने ही कामों में फंसा दो, उलझन में डाल दो। जब वो अपने उलझनों में फंसा रहेगा, वो उसे तुमसे लड़ने के लिए फुर्सत ही नहीं रहेगी। चाणक्य की पॉलिसी है। हाँ, और शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, और उसे हमला करने का अवसर ही मत दो, उसे फंसा दो, तुम अपना काम करते रहो।
तो ये राजनीति में ये पॉलिसी मस्ट है, मस्ट रिक्वायरमेंट है, जिनको यूज करना चाहिए, यूटिलाइज जीवन में करना चाहिए। क्यों विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, इन्होंने कुछ राजनीति शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, धर्मशास्त्र पढ़े नहीं है, हमारा इतिहास पढ़ा नहीं है, इन्हें पता नहीं है पॉलिसियाँ क्या होती हैं। गुंडे रहे, ज़्यादातर कौन है, गुंडे हैं। अभी लगभग 550 के आसपास सांसद हैं। 550 में से अगर आप 2 का भाग लगाओगे तो आधों का तो FIR होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। ग्रेजुएट नहीं होंगे, बतावा दे तो लोग इसमें से पढ़े लिखे नहीं होंगे, गुंडिया ही है। जिन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं करा, शास्त्र नहीं पढ़े, ऐसे लोग राजनीति में क्या ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, संभव ही नहीं है। उसके लिए समझदार लोग होने चाहिए, बुद्धिजीवी लोग होने चाहिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा राजनीति को पढ़ा हो, धर्मशास्त्रों को पढ़ा हो, नीति शास्त्रों को पढ़ा हो, और उनको उस प्रकार की परवरिश संस्कार भी दिए हों। क्योंकि लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं होता, पॉलिसी व्यवहार में नहीं होती। तो पॉलिसियों के प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। सेमिनार होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के लिए MBA का कोर्स करते हैं तो क्या करते हैं, एक सेमिनार कराए जाते हैं कि ट्रिक बताई जाती है कि आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए तरीके क्या होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे व्यवहार करना है। ऐसे ही राजनीति में भी ऐसे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुटिल मत बनो। अभी जो राजनीति है वो कुटिल राजनीति है, यानी दूसरे को कूटना है, तो कूटने वाला काम मत करो। मानवता का विकास करना है तो जो अच्छी राजनीति हमारे इतिहास में रही है उस अच्छी राजनीति को पढ़ो, जानो, समझो धार्मिकता के साथ, तो आप अपना भी विकास कराओगे, अपने राज्य का, अपने देश का भी विकास करोगे। तो ये बातें यहाँ पर रही हैं। आगे और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ